नमस्ते दोस्तों। जब भी एडोल्फ हिटलर का नाम लिया जाता है तब लोगों के जहन में अलग अलग चीज़ें आती है, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2, हिटलर को यहूदियों से नफरत क्यों थी, उसने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स कैसे बनाए, आखिर में हिटलर को सुसाइड क्यों करना पड़ा। पर आज हम ये देखेंगे कि हिटलर ने धीरे धीरे डेमोक्रेसी को कैसे ख़त्म किया और वो तानाशाही की ओर कैसे बढ़ा। एक डिक्टेटर के तौर पर हिटलर के सिर्फ दो सिद्धांत थे, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन टेरिटरीज को कब्जे में लेना और जर्मन रेस को सबसे ऊपर रखना। पूरी कहानी को जानने के लिए इस वीडियो पर बने रहे। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1989 को ऑस्ट्रिया हंगेरी के एक छोटे से शहर में हुआ था। आज के दिन यह शहर ऑस्ट्रिया देश में पड़ता है। उसके पिता एलोइस हिटलर ऑस्ट्रियो हंगेरियन गवर्नमेंट के लिए एक कस्टम अधिकारी थे। एलोइस हिटलर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड बाप था और वो उसके बेटे को अपनी तरह एक सिविल सर्वेंट बनाना चाहता था। पर हिटलर की ख्वाहिश थी कि वो एक आर्टिस्ट बने। 1907 में उसने वियना की एक आर्ट एकेडमी में दाखिला लेने की कोशिश की थी, पर उसे दाखिला मिल नहीं पाया था। 1909 में हिटलर को पैसे की कमी होने लगी थी और वो बेघर हो चुका था। वो मजदूरी करके और कुछ पेंटिंग्स बेचकर अपना गुजारा कर रहा था। वियना में रहकर पहली बार हिटलर का संपर्क भेदभाव और यहूदी विरोधी विचारों से हुआ था। जिस एरिया में वो रह रहा था वहां पर जर्मन राष्ट्रवाद बढ़ता जा रहा था। वो ऐसे न्यूज़पेपर्स पढ़ रहा था जो भेदभाव को प्रमोट कर रहे थे और यूरोपियन ज्यूज की बढ़ती संख्या के संकेत दे रहे थे। हिटलर को यहूदियों से सख्त नफरत थी, क्योंकि वो समझता था कि यहूदियों ने पहले विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचा था। वो यहूदियों को सबसे निचली जात समझता था। उसे लगता था कि यहूदियों की वर्ल्ड बैंकिंग और फाइनेंस पर मजबूत पकड़ थी। 1913 में अपने पिता की बची कुची संपत्ति हासिल करने के बाद हिटलर जर्मनी के म्यूनिक शहर चला गया था। पैदाशी हिटलर एक ऑस्ट्रियन था, पर कल्चरली वो खुद को एक जर्मन समझता था। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू होने के बाद हिटलर ने जर्मनी की बेवेरियन आर्मी में भर्ती ली थी। उसी साल के दौरान वो बेल्जियम और फ्रांस के वेस्टर्न फ्रंट पर एक डिस्पैच रनर का काम कर रहा था, यानी कि मिलिट्री की अलग अलग यूनिट्स के बीच में इंपॉर्टेंट मैसेजेस डिलीवर करने का काम कर रहा था। वो बेल्जियम में येप्रिस की पहली भीषण लड़ाई में मौजूद था और उसे वीरता पुरस्कार भी दिया गया था। अक्टूबर 1918 में ब्रिटिश के द्वारा किए गए एक गैस अटैक में हिटलर बहुत बुरी तरह से अंधा हो चुका था और उसे हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा था। हॉस्पिटल में रहकर उसे जर्मनी की हार की खबर मिली थी। हिटलर ने कहा था कि वॉर में सर्व करना उसके जिंदगी के सबसे अच्छे अनुभव में से एक था। इस अनुभव ने उसका जर्मन राष्ट्रवाद और मजबूत कर दिया था और जर्मनी की हार से उसे बहुत ही दुख हुआ था। वो मानता था कि जर्मनी की हार की वजह ज्यूज, कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट और कुछ सिविलियन लीडर्स थे। उसने ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस की भी कड़ी आलोचना की थी। इस ट्रीटी ने एलाइड पावर्स जैसे कि यूएसए, यूके, फ्रांस और जर्मनी के बीच बचे युद्ध को समाप्त कर दिया था। पर इस ट्रीटी में जर्मनी के खिलाफ कुछ मुद्दे रखे गए थे, जैसे कि जर्मनी को पहला विश्व युद्ध शुरू करने का जिम्मेदार ठहराया गया था। जर्मनी को एलाइड पावर्स को वॉर डैमेजेस के तौर पर $33 बिलियन चुकाने को कहा गया था। जर्मनी को अपना 13% एरिया खोना पड़ा था और कुछ ओवरसीज टेरिटरीज गंवानी पड़ी थी, जिस पर उसने कब्जा करके रखा था। जुलाई 1919 में हिटलर को जर्मन मिलिट्री में एक खुफिया एजेंट के तौर पर नियुक्त किया गया था। उसका काम था सिपाहियों को लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी के खिलाफ समझ देना और नई पॉलिटिकल पार्टीज की जासूसी करना, जिनका संपर्क कट्टरपंथी, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट विचारधाराओं से था। सितंबर 1919 में उसे एक छोटी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की जासूसी करने के लिए भेजा गया था, जिसका नाम जर्मन वर्कर्स पार्टी था। जासूसी करने के बाद हिटलर इस पार्टी की नेशनलिस्ट, एंटी कम्युनिस्ट और एंटी यहूदी आइडियोलॉजी से प्रेरित हो चुका था। जल्द ही उसने इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया था।
इस पार्टी का नाम बदलकर बाद में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया था। शॉर्ट में इसे नाजी पार्टी भी कहा जाता है। 31 मार्च 1920 को हिटलर ने सेना में से इस्तीफा ले लिया था और वो पार्टी के लिए फुल टाइम काम करने लगा था। नाजी पार्टी का मुख्यालय म्यूनिक शहर में मौजूद था, जो सरकार विरोधी जर्मन राष्ट्रवादियों का एक केंद्र बनता जा रहा था। ये लोग मार्क्सिज्म को खत्म करना चाहते थे और जर्मनी की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसका नाम वीमर रिपब्लिक था, उसे कमजोर बनाना चाहते थे। फरवरी 1921 को हिटलर ने करीब 6000 लोगों की भीड़ को संबोधित किया था। जल्द ही वो अपने उग्र और भड़काऊ भाषण के लिए प्रसिद्ध होने लगा था। विशेष तौर पर वो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म और यहूदियों के खिलाफ तीखे भाषण देता था। नाजी पार्टी के पास एक प्राइवेट आर्मी भी थी, जिसे स्टॉर्म ट्रूपर्स भी कहा जाता था। इस संगठन में ज्यादातर बेरोजगार लोग और प्रथम विश्व युद्ध के निराश सैनिक मौजूद थे। 1923 तक इस ऑर्गेनाइजेशन की संख्या करीब 15,000 हो चुकी थी और इनके पास छिपा कर रखे गए हथियारों का भंडार भी था। ये आर्मी नाजी पार्टी की मीटिंग्स को प्रोटेक्शन देती थी और पॉलिटिकल विरोधियों पर हमले करती थी। इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड अर्नस्ट्रोम नामक एक व्यक्ति था और वो नाजी पार्टी का एक सदस्य भी था। 8 नवंबर 1923 की एक रात को हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध के एक जनरल एरिक लुडेनडॉर्फ और करीब 600 नाजी मेंबर्स के साथ मिलकर म्यूनिक के एक बियर हॉल में धावा बोल दिया था, जहां पर बावेरियन मिनिस्टर गुस्ताव काहर 3000 लोगों को भाषण दे रहा था। उसने ऊपर की ओर गोली चलाई और घोषणा की थी कि अब राष्ट्रीय क्रांति शुरू हो चुकी है और लुडेनडॉर्फ के साथ नई सरकार बनाने का ऐलान किया था। बाद में उसने कुछ बावेरियन लीडर्स को एक कमरे में ले जाकर बंदूक की नोक पर अपनी सरकार का समर्थन करने को मजबूर किया था। अगले दिन हिटलर और करीब 2000 नाजी मेंबर्स ने बियर हॉल से बावेरियन युद्ध मंत्रालय तक मार्च की थी और सरकार को गिराने की कोशिश की थी, पर पुलिस ने इस मार्च को रोक दिया था और भीड़ को तितर पितर कर दिया था। इस असफल तख्तापलट में करीब 16 नाजी मेंबर्स और 4 पुलिस ऑफिसर्स मारे गए थे। 11 नवंबर 1923 को हिटलर को देशद्रोही करार देकर गिरफ्तार कर लिया था और 1924 में मुकदमा चलने के बाद उसे 5 साल की कैद सुनाई गई थी, पर 9 महीने की सजा काटने के बाद उसे सुप्रीम कोर्ट की एक माफी द्वारा रिहा कर दिया गया था। जब हिटलर को जेल से छोड़ा जा रहा था, तब जर्मन इकोनॉमी की हालत सुधरने लगी थी और हिटलर ने अपना पॉलिटिकल दाव खो दिया था। नाजी पार्टी को बावेरिया में तख्तापलट करने के लिए बैन कर दिया गया था, पर फरवरी 1925 में इस प्रतिबंध को हटा लिया गया था, जब हिटलर ने बावेरियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की थी और वादा किया था कि अब वो केवल डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू ही पॉलिटिकल सत्ता को हासिल करेगा। अक्टूबर 1929 में अमेरिकन शेयर बाजार में भारी गिरावट आने लगी थी। इसका जर्मनी पर बहुत बड़ा असर हुआ था। लाखों लोग बेरोजगार हुए थे और फैक्ट्रीज और बैंक्स बंद हो गई थी। हिटलर और नाजी पार्टी ने सपोर्ट जीतने के लिए इस स्थिति का जमकर फायदा उठाया था। उन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस को खारिज करने, इकोनॉमी को मजबूत बनाने और लोगों को नौकरियां देने का वादा किया था। वीमर रिपब्लिक को राइट विंग जैसे कि नाजीज और लेफ्ट विंग ग्रुप्स जैसे कि कम्युनिस्ट दोनों की ही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। वोटर्स का उन पॉलिटिकल पार्टीज पर से विश्वास हट गया था जो वीमर रिपब्लिक से जुड़ी हुई थी। 1930 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी सरकार ऑलरेडी बनी हुई थी, उनका ग्रैंड कोलिशन यानी कि महागठबंधन टूट गया था। इस कारण की वजह से जर्मनी के चांसलर हेनरिच ब्रूनिंग को प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग के इमरजेंसी अप्रूवल्स के द्वारा फैसले लेने पड़ रहे थे। ब्रूनिंग की खर्च पर कटौती करने वाली नीतियां इकोनॉमी में कुछ खास सुधार नहीं कर पाई थी और वो इतनी लोकप्रिय बन नहीं पाई थी। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में आपसी मतभेद और डिविजन्स थे, जिसका हिटलर ने जमकर फायदा उठाया था। 1932 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में हिटलर हिंडनबर्ग के खिलाफ चुनाव में खड़ा था। उसे कुछ जर्मन इंडस्ट्रियलिस्ट का सपोर्ट हासिल था, जिन्होंने नाजी पार्टी में फंडिंग भी डाली थी। हिंडनबर्ग को कुछ राजशाही समर्थक, कैथोलिक्स और सोशल डेमोक्रेट्स का सपोर्ट था। इन इलेक्शंस में हिटलर को करीब 35% वोट मिले थे
जबकि हिंडनबर्ग को 53% वोट हासिल हुए थे। हिटलर इसमें हार गया था, पर इस चुनाव ने उसे एक बहुत ही प्रभावशाली और ताकतवर नेता के रूप में स्थापित किया था। 1932 में वापिस से 2 बार पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे, जिसमें नाजी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे, पर वो सरकार बना नहीं पाई थी क्योंकि उसके पास मेजॉरिटी वोट नहीं थे और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनके साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं थी। दूसरी ओर अन्य पार्टीज आपस में गठबंधन कर नहीं पाई थी। इस कारण की वजह से जर्मनी में एक पॉलिटिकल डेडलॉक पैदा हो गया था, क्योंकि हर एक पार्टी एक प्रभावशाली सरकार बनाने में नाकाम रही थी। एक कंजर्वेटिव लीडर जिसका नाम फ्रांज वॉन पेपेन था, उसने हिंडनबर्ग को एक लेटर लिखा था जिसमें उसने हिटलर को एक चांसलर के तौर पर नियुक्त करने के लिए सिफारिश की थी। उसका मानना था कि वे लोग हिटलर को कंट्रोल कर लेंगे और उसकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठा के जर्मनी में एक सत्तावादी सरकार बनाएंगे जिसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की रोक टोक नहीं होगी। हिंडनबर्ग को हिटलर पर विश्वास नहीं था और वो उसे पसंद नहीं करता था, पर 30 जनवरी 1933 को हिंडनबर्ग ने हिटलर को एक चांसलर के तौर पर अपॉइंट कर लिया था। 27 फरवरी 1933 को जर्मनी की पार्लियामेंट्री बिल्डिंग जिसका नाम रिचटेग था, उसे आग लगा दी गई थी। इस घटना का इंजाम एक कम्युनिस्ट संगठन पर डाला जा रहा था, क्योंकि आग लगने के समय एक डच कम्युनिस्ट जिसका नाम मैरिनस था, उसे बिल्डिंग के अंदर पाया गया था। हिटलर की डिमांड पर प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने रिचटेग फायर डिक्री पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे नाजियों द्वारा तैयार किया गया था। इस डॉक्यूमेंट ने जर्मन नागरिकों के अधिकारों को कम कर दिया था और लोगों को बिना ट्रायल के हिरासत में लेने की अनुमति दी थी। इसके तुरंत बाद जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधियों को दबा दिया गया था और इस पार्टी के 4000 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया था। चुनाव के दिनों के पहले नाजी पार्टी हिंसा पर उतर आई थी और कम्युनिस्टों के खिलाफ राजनीतिक प्रचार करना शुरू कर दिया था। नाजी पार्टी को पूरी तरह से राजनीतिक सत्ता हासिल करनी थी और उसे पार्लियामेंट में मेजॉरिटी मिल नहीं रही थी। इसका सॉल्यूशन लाने के लिए हिटलर ने रिचटेग में अनेबलिंग एक्ट को प्रस्तुत किया था। ये एक्ट हिटलर को 4 साल तक बिना किसी पार्लियामेंट्री कंसेंट के शासन करने की अनुमति दे रही थी, पर इस एक्ट को पास करने के लिए नाजी पार्टी को कम से कम 66% वोट की जरूरत थी। वोट्स को खींचने के लिए नाजी पार्टी ने रिचटेग फायर डिक्री का फायदा उठाया था और 81 कम्युनिस्ट सांसदों को अरेस्ट करवाया था और सोशल डेमोक्रेट्स को बैठक में शामिल होने से रोक दिया था। 23 मार्च 1933 को रिचटेग तनावपूर्ण स्थिति में क्रोल ओपेरा हाउस में आयोजित की गई थी। स्टॉर्म ट्रूपर्स को भारी मात्रा में बिल्डिंग के अंदर सुरक्षा के रूप में तैनात किया गया था। दूसरी ओर नाजी सपोर्टर्स बिल्डिंग के बाहर पार्लियामेंट्री मेंबर्स पर नारे और धमकियां चिल्ला रहे थे। फाइनली अनेबलिंग एक्ट को 444/94 वोट के साथ पास कर दिया गया था। इस एक्ट के पास होने के बाद हिटलर ने पूरी तरह से डेमोक्रेसी को बाईपास कर दिया था और गवर्नमेंट को टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप में बदल दिया था। दुनिया में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हिटलर ने केवल हिंसा का उपयोग करके डिक्टेटरशिप हासिल की थी, पर असलियत में वो जर्मनी के आर्थिक संकट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और लोगों के असंतोष का फायदा उठाकर इस मुकाम तक पहुंचा था। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।